तो हम यहाँ केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इस वाटर का पीएच चेंज हो जाता है। अलग अलग सिचुएशन में वाटर का पीएच चेंज हो जाता है और ये वाटर का पीएच सॉल्ट डिज़ोल्व करने के बाद इज़ गिवन बाय ये फार्मूला कि पीएच इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये हमने देखा था। वेयर pKb क्या है और pKa क्या है। pKb है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? जिस एसिड से ये सॉल्ट बना है। हमें पता है कि सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट जो बनता है वो एक एसिड और एक बेस दोनों के मिलने से बनता है। ओके, तो यहाँ पर उसी जिस एसिड से ये सॉल्ट बना है उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ और जिस बेस से ये सॉल्ट बना है उस बेस का बेसिक स्ट्रेंथ। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस ये है, ये pKa और pKb। और फिर ये फॉर्मूला से हमें उस सॉल्यूशन का, वो सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो इस पीएच से मिलता है, इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब यहाँ पर एक सम्स देखते हैं न्यूमेरिकल कि वो बोल रहे हैं कि हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। अमोनियम एसीटेट क्या है? ये है CH3COONH4। ये है अमोनियम एसीटेट। ये है क्या? ये एक सॉल्ट है। ठीक है, ये बना कैसे है? ये बना है दो चीज़ों से। एक एसिड से बना है, जो एसिड क्या होगा, यहाँ से अगर मैं पार्ट करूँ इससे कैसे पता चलता है ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है? इसे हाफ करूँगा तो ये हमारा नेगेटिव पार्ट है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट वाले में मैं OH लगाऊंगा और नेगेटिव पार्ट वाले में H लगाऊंगा, क्योंकि जब वाटर में मिला रहा हूँ तो यहाँ पर वाटर में जब मिलाऊंगा वाटर में तो मुझे क्या मिलेगा? वाटर से एक H मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। तो ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ। तो देखिए ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ मिल रहे तो मुझे CH3COOH ये एक एसिड मिला। और ये पॉजिटिव वाले जब नेगेटिव के साथ मिल रहे हैं तो हमें एक बेस मिल रहा है जो है NH4OH। तो ये एसिड और ये बेस से मिलाकर ये सॉल्ट बना है। ठीक है, अब मुझे अगर इनका पीएच निकालना है इस सॉल्ट सॉल्यूशन का तो मुझे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ पता होना चाहिए जो जिसे pKa कहते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ये बेस पता हो जाना चाहिए जिसे pKb कहते हैं। देखिए वो दिया है एग्जाम न्यूमेरिकल में कि pKa ऑफ द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो ये है ना, इनका pKa दिया है कितना है? इट इज़ 4.76। एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी दिया है 4.75। अब मुझे ये जो सॉल्यूशन बनेगा इनका, इस सॉल्यूशन का पीएच हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला पे पुट करना है हमें। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa। pKa कितना है? 4.76 माइनस pKb 4.75। ठीक है, इसे अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.005। ये इसे देखकर क्या पता चल रहा है हमारा सॉल्यूशन कैसा है? 7 से ज़्यादा है पीएच, मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक समझ आया। और हमने पहले भी ये बताया था कि pKa और pKb सिर्फ ये वैल्यू देखकर कैसे समझ आएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो जिनका भी pKb या pKa जिनका भी वैल्यू छोटा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हर दम ये जो pH होता है, या मैं POH लूँ या pKa लूँ या pKb लूँ, ये सब स्ट्रॉन्ग होंगे जब इनका वैल्यू छोटा होगा। जैसे pH लेता हूँ तो अगर pH का वैल्यू स्मॉल है तो pH वाटर ज़्यादा एसिडिक है। अगर pOH का वैल्यू स्मॉल है तो वाटर ज़्यादा बेसिक है। अगर pKa का वैल्यू स्मॉल है तो वाटर ज़्यादा एसिडिक है। अगर pKb का वैल्यू स्मॉल है तो वाटर ज़्यादा बेसिक है।
ओके, तो यहाँ पर ये पी के बी का वैल्यू छोटा है, मतलब कि इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये है। ओके, तो यही देखा गया जब इनका सॉल्ट बना है और उसे वाटर में डिजॉल्व किए हैं, तो देखिए हमारा सॉल्यूशन भी बेसिक निकला क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने यहाँ से सीखे हैं। अब हम नया एक कंसेप्ट सीखेंगे जिसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब ये बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है एक ऐसा सॉल्यूशन जिनका पीएच थोड़े एसिड या थोड़े बेस में अगर मैं उनमें डाल दूं या उसे मैं थोड़ा डाइल्यूट कर दूं तो उनका पीएच चेंज नहीं होता। इसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन देखिए आप, ये रहा हमारा बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और विथ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कलाई आर नोन एज बफर सॉल्यूशन। इसका मतलब कि मेरे एक कंटेनर में, एक बीकर में कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को मैं बफर सॉल्यूशन कहूँगा। कब कहूँगा इसे बफर सॉल्यूशन? जब मैं इसमें थोड़ा और वाटर ऐड कर दूँ इसे डाइल्यूट करने के लिए, है ना, डाइल्यूट, तो भी इनका पीएच में चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन पीएच, नो चेंज इन पीएच। मैं इनमें अगर थोड़ा एसिड ऐड कर दूँ स्मॉल क्वांटिटी में, हाँ लिखा है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर दूँ तो भी नो चेंज इन पीएच। मैं इनमें अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर दूँ तो भी नो चेंज इन पीएच। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे मेरे पास, इसे हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन। इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब बफर सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टू टाइप्स, हाँ लिख देता हूँ, टू टाइप्स। एक हो रहा है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, मतलब कि जो सॉल्यूशन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं है, ये सॉल्यूशन थोड़ा एसिडिक है, इनका पीएच जो है लेस देन 7 है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन जिनका पीएच लेस देन 7 हो उसे हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हमने एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन में बनाया है, उसे अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ तो उनका पीएच जो भी लेस देन 7 था वो उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। एसिड डाल रहा हूँ तो भी उनका पीएच जो भी था लेस देन 7 वो उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। बेस भी डाल रहा हूँ तो भी उसका पीएच जो ही था लेस देन 7 वो उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है ना? तो इसे हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन का। और एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो जो हमने इनिशियली जो बफर सॉल्यूशन बनाया है उनका खुद में ही पीएच जो है लेस मोर देन 7 है। मतलब ये बफर सॉल्यूशन बिगनिंग में ही मैंने कुछ मिलाया नहीं इनमें, अभी तक कुछ डाला नहीं है, उसके पहले ही इस बफर सॉल्यूशन का पीएच जो है वो बेसिक है या मोर देन 7 है। तो इस टाइप के बफर सॉल्यूशन को बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस बेसिक बफर सॉल्यूशन में वाटर डालूँ या एसिड डालूँ या बेस डालूँ, इनका पीएच जो भी था वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गए। अब देखिए कि हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर 1 मुझे चाहिए वीक एसिड, ठीक है, एक वीक एसिड चाहिए। और नंबर 2 मुझे एक सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सेम वीक एसिड, हाँ यही वाला वीक एसिड का ही सॉल्ट चाहिए। तो सिर्फ वीक एसिड कोई दूसरे वीक एसिड का सॉल्ट ले लूँगा तो नहीं चलेगा। सॉल्ट ऑफ सेम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि सॉल्ट तो एक एसिड और एक बेस को मिलाकर ही बनता है। तो मुझे एक सॉल्ट चाहिए जो एक वीक एसिड चाहिए और एक सॉल्ट चाहिए जो सेम वीक एसिड और कोई दूसरे स्ट्रॉन्ग बेस का मिलाकर बना है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक बफर सॉल्यूशन बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इनके लिए मैं अगर वीक एसिड मतलब CH3COOH, ठीक है, ये हमारा वीक एसिड है। इस वीक एसिड के साथ मैं अगर CH3COONA को मिलाऊं तो ये क्या है? ये एक सॉल्ट है,
लेकिन ये सॉल्ट किस टाइप का सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन सा वीक एसिड से ये सॉल्ट बना है? ये बना है, देख कर ही समझ आ रहा है, CH3COOH, ये वीक एसिड। और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस से बना है? NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस से ये सॉल्ट बना है। अब ये वाले एसिड और ये वाले सॉल्ट दोनों को अगर मैं एक साथ मिला दूँ, मिक्सचर बना दूँ, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। उनका पीएच क्या होगा, कैसे काम करता है, ये हम अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। अगर मैं बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर जब कंटेनर में ये दोनों को मिक्सचर मिलाकर जब मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ये बनेगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन, नाम ही एसिडिक है तो ऑब्वियसली इनका पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। अब इस लेस देन 7 वाले पीएच सॉल्यूशन में मैं कुछ भी डालूँ, वाटर डालूँ थोड़ा या एसिड डालूँ थोड़ा या बेस डालूँ थोड़ा, इनका पीएच चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए इसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। बनते कैसे हमने देख लिया। अब अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये एसिडिक होगा। बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे फिर से दो चीज़ों से। नंबर 1, एक वीक बेस लेना है मुझे, और नंबर 2, एक सॉल्ट लेना है जो यही सेम वीक बेस से बना है। सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सेम वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे अलग से, उन दोनों के मिलान से बना है ये। इनका क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि मैं एक वीक बेस ले लेता हूँ, NH4OH, ये क्या है? एक वीक बेस है, ठीक है। प्लस अब एक सॉल्ट लेता हूँ जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, जैसे कि NH4Cl, ये क्या है? ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन से वीक बेस से बना है देख कर ही समझ आ रहा है। ये बना है NH4OH। मैं तो पहले लिखा हूँ सेम वीक बेस होना चाहिए, तो इसी वीक बेस से बना है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा इसमें? HCl। इन दोनों के मिलाकर ये सॉल्ट बना है, और ये सॉल्ट के साथ ये वीक बेस को मैं मिला दूँ तो जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिलाने से, मिक्सचर से, वो सॉल्यूशन को कहेंगे हम बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब ये एक ऐसा बफर सॉल्यूशन होगा कंटेनर में हमारा जिनका पीएच मोर देन 7 होगा, तभी तो ये बेसिक होता है, और इसे हम कहेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को अगर मैं डाइल्यूट करूँ तो भी इनका पीएच मोर देन 7 और सेम रहेगा, और अगर मैं इसमें एसिड डालूँ या बेस डालूँ तो भी इनका पीएच मोर देन 7 और सेम रहेगा, पीएच चेंज नहीं हो रहा। तो इस टाइप के चीज़ों को हम बफर सॉल्यूशन एंड एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, इस सॉल्ट को इस एसिड को इस सॉल्ट से मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, और इनका पीएच एक्चुअली कितना आएगा? लेस देन 7 तो मैं लिख दिया हूँ, लेकिन कितना, वो कैसे पता चलेगा? तो ये सब हम आगे देखते हैं। अभी यहाँ देखिए, अब हम करते हैं पीएच डेरिवेशन ऑफ एसिडिक बफर। क्या हो रहा है यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। एसिडिक बफर बना किससे? एक वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इनसे बना है। हमने एग्जाम्पल भी लिया एक इनका वीक एसिड CH3COOH, और इनका लिया है ये है CH3COONA। एज्यूम करता हूँ कि ये मैंने इनिशियल क्वांटिटी इनका C लिया है, मतलब C कॉन्सेंट्रेशन है, C मोल्स पर लीटर। जानते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ही लिखते हैं, मोल्स पर लीटर। ये लिया हमने, और इनका लिया है हमने C डैश मोल्स पर लीटर। ये इनका कॉन्सेंट्रेशन। अब दोनों को हमने मिलाया है एक बीकर में लेकर, ठीक है। और ऑब्वियसली बहुत सारा एक्वस तो है ही इनमें, H2O वाटर, इन दोनों को मैंने मिलाया। सबसे पहले इनका सोचते हैं कि अगर ये अकेला होता तो क्या होता।
हमने इक्वेशन में क्या लिया, वीक एसिड है, वीक एसिड का देख रहे अभी, तो ये CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन में है, ये खुद में थोड़ा सा डिसोसिएट होंगे फिर इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो ये हो जाएंगे CH3COO माइनस एक्वस सॉल्यूशन में है प्लस H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में, इतना तो ये होंगे ही। ठीक है, अगर इनिशियल इनका क्वांटिटी C था, इनका जीरो होगा, इनका जीरो होगा, और इक्विलिब्रियम में जब ये आएंगे अकेला, जब ये सिर्फ अकेला है और मैं ये नहीं है, सिर्फ ये है, तो इक्विलिब्रियम में जब आएंगे तो इनमें से थोड़ा क्वांटिटी C माइनस एक्स क्वांटिटी इनका डिसोसिएट होकर ये x बन जाएंगे, ये x बन जाएंगे, बाकी के बाकी C माइनस एक्स यहीं रह जाएंगे। क्या मैं कह रहा हूँ, C था इनिशियली, उनमें से थोड़ा क्वांटिटी, क्योंकि ये तो एक वीक एसिड है ना, ज़्यादा डिसोसिएट नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो पूरा डिसोसिएट कर जाता है, ये प्रोडक्ट हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट ख़त्म, जीरो, और ये पूरा और पूरा बन जाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ C लिया तो फाइन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये C जीरो हो जाएंगे, ये पूरा जीरो, ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ ये और ये रहेंगे पूरा डिसोसिएटेड फॉर्म में, तो इनका भी C हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। लेकिन ये एक वीक एसिड है, ये थोड़ा ही डिसोसिएट करते हैं, तो इनका C था, C में से थोड़ा कम हो गया, कितना x कम हो गया, और जितना कम हुआ उतना ही डिसोसिएट होकर यहाँ ये और ये बन गए। ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन ये x जो है बहुत छोटा क्वांटिटी है, कह सकते हैं ज़्यादातर ये यही इसी फॉर्म में अवेलेबल है, ये और ये बहुत कम है। ये हो गया यहाँ। अब हम बात करते हैं ये सॉल्ट की, जो हमने सॉल्ट यहाँ लिया है। ये सॉल्ट क्या होता है, CH3COONA। जैसे ही इसे पानी में डिजॉल्व करेंगे ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इनमें इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्रेक हो गया। ब्रेक होकर क्या बनेगा, CH3COO माइनस एक्वस सॉल्यूशन प्लस यहाँ पर क्या होगा Na प्लस एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्ट का बात है, ये इनिशियली ये सॉल्ट ठीक है ऐसे है। इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले क्या लिया हमने, C डैश है, ये C डैश है इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियली ये था, नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब ये फाइनल होगा, फाइनल तब क्या होगा, ये अब नहीं बचा, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। मेरे पास अब ये C डैश है और ये भी C डैश है, इनका कॉन्सेंट्रेशन C डैश। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन के लिए मैं आयनाइजेशन कांस्टेंट या Ka जिसे कहते हैं वो लिखूं, क्योंकि एसिड है तो इनका Ka होता है। इस इक्वेशन के लिए अगर मैं Ka लिखूं तो Ka इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए, इनका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं CH3COO माइनस इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H प्लस इनका कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मल्टीप्लाई H प्लस इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COOH इनका कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिख सकते। ठीक है, अब एक समझने वाली बात यहाँ पर है, देखिए, इक्विलिब्रियम में आया तो यहाँ पर x है इनका कॉन्सेंट्रेशन और इनका कॉन्सेंट्रेशन x है, और ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C माइनस एक्स है। मैं जब एज्यूम करूँगा कि x बहुत छोटा है, ये डिसोसिएट ही नहीं होता, इसे 0 ऑलमोस्ट समझ लेता हूँ, मतलब कि इसका जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उतना ही रह गया, मतलब ये CH थी हमारा, जितना हमने लिया था उतना ही रह गया C। ठीक है, क्योंकि ये x को मैं 0 ले लेता हूँ कि ऑलमोस्ट डिसोसिएट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये C। ठीक है, ये H कितना है, ये 0 है, लेकिन मैं यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे H लिख के रखता हूँ, H प्लस। ठीक है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये मैं x को तो बहुत छोटा लिया हूँ, ये ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, ये वाला इनका। लेकिन अब कहानी में क्या ट्विस्ट है कि ये सॉल्यूशन तो अकेला नहीं है, इस सॉल्यूशन में मैंने एसिड तो डाला ही है, साथ में मैंने क्या डाला है, मैंने सॉल्ट का भी ये डाला है। अब ये सॉल्ट डालने के कारण क्या हुआ, ये इस एसिड के कारण तो CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 मैंने लिख दिया, लेकिन इस सॉल्ट के कारण इसी सेम लिक्विड में अब CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C डैश है, मतलब सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वही कॉन्सेंट्रेशन इनका हो गया। तो यहाँ पर ये 0 नहीं है, अब ये 0 प्लस C डैश, मतलब C डैश लिख सकते हैं।
क्योंकि ये तो सिर्फ एसिड के लिए मैं लिख रहा था, लेकिन अगर एसिड और सॉल्ट दोनों है तो ये एसिड और सॉल्ट दोनों है तो हमारे इस लिक्विड में क्या मिलेगा, आप देखिए, ये मिलेगा, साथ में ये मिलेगा, साथ में ये मिलेगा, साथ में ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ये 1 2 3 4 5 चीज़ मिलेंगे। तो भले ही CH3O माइनस एसिड के कारण इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो, लेकिन सॉल्ट के कारण तो इनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, C- है। तो ओवरऑल इनका कॉन्सेंट्रेशन जीरो, ऑलमोस्ट जीरो प्लस C- मतलब C- ले सकते हैं। ठीक है, H का ऑलमोस्ट जीरो मतलब X ले सकते हैं। ठीक है, या H+ है वही लिख रहे हैं। और हमारा ये CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन क्या लूँगा, क्योंकि समझ रहा हूँ कि ये डिसोसिएट ही नहीं किया ऑलमोस्ट, तो ये C है तो वो C ले रहा हूँ। तो अब फाइनली क्या होगा इनका कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ऑफ सॉल्ट हमारा Ka का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, फिर से अब लिखे अगर, तो यहाँ लिख सकता हूँ CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C- होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से सॉल्ट के कारण C- आ रहा है। साथ में ये H+ जैसा था वैसे ही लिख दे रहे हैं और इनका कॉन्सेंट्रेशन C। ठीक है, इसे क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये C- मतलब है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमने इनिशियली सॉल्ट को C- ही लिया था, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट तो C- है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई C मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो हमने इनिशियली लिया था, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, और साथ में ऊपर में है H+। ठीक है, ये हमने अगर लिख दिया तो हमने बहुत बड़ी बात कर दी। क्या हमने कर दिया, Ka = सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और ऊपर में H+। अगर मैं इसके दोनों तरफ लॉग लगाऊं, -log10, तो कैसा लिख सकता हूँ, -log10 Ka = अब इनका पूरा का लॉग करूँगा तो हमें पता है log A इंटू log B होता है log A+B। लिख देता हूँ, log AB होता है log A प्लस log B। तो ऐसे लिख सकते हैं -log10 सॉल्ट बाई एसिड कॉन्सेंट्रेशन और साथ में प्लस -log10 H+। ठीक है ना, ये पूरा पार्ट A समझिए, ये पूरा पार्ट B समझिए। तो A और ये B प्लस है बीच में, हमने लॉग बोथ साइड क्या लिया था, -log10A -log10, तो इधर भी -log10, इधर -log10, इधर में। अब ये पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट को ही पता है pH कहते हैं। इस पार्ट को क्या लिख सकता हूँ, इस पार्ट को ही पता है आपको pK कहते हैं। और ये पार्ट जैसा है ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें तो ऐसे क्या, ये ऐसा है ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्ट बाई एसिड प्लस, ये प्लस है ये प्लस, ऐसे। इसे अगर थोड़ा रीअरेंजमेंट करें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, pH = pKa प्लस log10 सॉल्ट डिवाइड बाई एसिड। लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। और यही है हमारा pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये हमारा pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। यहाँ से हमें एक अच्छी चीज़ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C और इनका एसिड का लिया है C और सॉल्ट का लिया है C-, अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम ले ले तो हमारा क्या होगा, ये ऊपर में इनका कॉन्सेंट्रेशन इनका सेम है, मतलब ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे और log10 ऑफ 1 होता है 0। इसका मतलब कि इफ़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, लिख देता हूँ, मोल पर लीटर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट इज टेकन सेम, दैट इज सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। देन क्या होगा, देन थोड़ा और जगह बढ़ा देते हैं,
देन हमारा पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग 10 1 हो जाएगा। और log 10 1 क्या होता है? log 10 1 होता है इक्वल्स टू 0। देयरफॉर पी के एच इज इक्वल्स टू पी के ए। देन लिख सकता हूँ पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए, दैट इज pH of the acidic solution is equals to the strength of pK। क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है ना, स्ट्रेंथ ऑफ जो एसिड हमने लिया है वो, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर मुझे इफ़ मुझे एक pH सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन बनाना है, इफ़ we want a acidic buffer solution of pH से इक्वल्स टू 4 पॉइंट, एज्यूम कर लेता हूँ कि 4.75 का हमें एक बफर बनाना है ऑफ 4.75। देन वी विल टेक acid of pK equals to 4.75 in same pK 4.75 such that concentration of acid is equals to concentration of salt। concentration of acid और concentration of salt को सेम लेना है, such that इनिशियल concentration लिखना अच्छा होगा, such that initial concentration of acid is equals to initial concentration of salt। initial concentration of salt, ये हमें समझ आया ये बात कि अगर मैं इनिशियली मैं एक ऐसा पीएच सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ऐसा एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ जिनका पीएच हो 4.75। हाँ, मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना है जिनका पीएच 4.75 हो और ये फिक्स्ड रहेगा। फिर इस पीएच वाले में मैं वाटर डालूँ या मैं थोड़ा एसिड डालूँ या मैं थोड़ा बेस डालूँ, इनका पीएच 4.75 ही रहेगा। तो मुझे अगर ऐसा एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना है जिनका पीएच 4.75 हो तो मुझे एक ऐसा एसिड लेना होगा जिनका पीके 4.75 हो, ठीक है, और उस एसिड को इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में मुझे सॉल्ट के साथ मिलाना होगा, क्योंकि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तब जाकर हमारा पीएच इज इक्वल्स टू पीके होगा। और पीके का तो हमने पीके कितना वाला लिया है? 4.75 वाला लिया है, तो हमारा पीएच भी 4.75 हो जाएगा। शर्त क्या है कि मुझे सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम रखना है। तो यही बात हमने यहाँ पर डिस्क्लोज किया है। अब अगर यही सारी चीज़ हम एक बेस के ऊपर लगा कर देखें तो कैसा समझ आता है? देखिए, अब कर रहे हैं हम पीएच डेरिवेशन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर। इनमें क्या करना है? ये बनता है किससे? एक वीक बेस से प्लस एक सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इनसे बनता है। अब ये क्या क्या चीज़ होंगे? तो हमें पता है वीक बेस मतलब ये हो सकते हैं ये NH4OH, और ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? तो NH4Cl, हमने इसे पहले ही देख लिया। अब अगर ये वाले डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या बनेंगे? मैं लिखता हूँ बेस, अब मैं बेस के लिए लिख रहा हूँ। बेस डिसोसिएट करेंगे तो NH4OH एक्वस सॉल्यूशन में है। ये पूरा डिसोसिएट तो नहीं करेंगे क्योंकि ये वीक बेस है, तो थोड़ा डिसोसिएट करेंगे। NH4
प्लस ये एक्वस सॉल्यूशन और यहाँ पर प्लस OH माइनस ये भी एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात और है कि इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने सेम ऐसा ही लेते हैं। इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है, एक का हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है C, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C जैसे पहले केस में, और इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख लेता हूँ सेम जैसे पहले किया था C डैश। तो एक कंटेनर है, इसमें मैंने वाटर तो है ही पूरा एक्वस भरा है, इनमें मैंने एक साइड से डाला है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाला C वाला NaOH और दूसरे साइड से मैंने डाला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C डैश वाला NH4Cl। अब आगे क्या हो रहा है, तो ये हमारा सिर्फ बेस लेकर देख रहा हूँ। बेस जब वाटर में जाएगा तो वो डिसोसिएट होकर ऐसे बनेंगे, पूरा डिसोसिएट तो नहीं होंगे क्योंकि ये वीक बेस है। तो हमारा इनिशियल क्या था, इसके लिए हमारा इनिशियल था कॉन्सेंट्रेशन C और ये कुछ भी अभी तक नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तब इनमें से थोड़े क्वांटिटी निकल जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, बाकी का C माइनस एक्स ऐसे ही रह जाएगा। जितना क्वांटिटी डिसोसिएट हो रहा है वही यहाँ पर एक्स इनको कंट्रीब्यूशन देगा, उनको कंट्रीब्यूशन देगा। ये बात तो हमें समझ आ ही चुका है पहले से, ठीक है। ये हो गया इनका। अब हम बेस की बात करें, सॉरी सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट क्या है, पूरा डिसोसिएट होने वाला है, मतलब NH4Cl। ये डबल एडेड एरो नहीं है, ये सीधा एरो, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, बनेगा NH4 प्लस एक्वस में, साथ में Cl माइनस एक्वस में। इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, अगर मैं लूँ इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C डैश था, ये जीरो, ये जीरो। फाइनल जब पूरा डिजॉल्व हो गया फाइनल, तो ये जीरो हो जाएंगे, इनका C डैश हो जाएगा, इनका C डैश हो जाएगा, क्योंकि अब ये बचा ही नहीं, ये सिर्फ बचे, ठीक है। सेम बात अगर मैं ये बेस है, ये बेस के लिए मैं अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखूं तो उनको मैं KB से लिखता हूँ, इनका कॉन्सेंट्रेशन प्लस इनटू इनका कॉन्सेंट्रेशन NH4 प्लस इनका कॉन्सेंट्रेशन, फिर OH माइनस इनका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई NH4OH इनका कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मैं सिर्फ बेस की बात करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये वाला हमारा X है जो बहुत ही स्मॉल है, मैं पहले ही जैसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये बेस है और वीक बेस है तो ज़्यादा डिसोसिएट किया ही नहीं, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो डिसोसिएट किया है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। इनका NH4 का और इनका भी ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन मैं लिखाऊंगा नहीं ऑलमोस्ट जीरो, इसे मैं OH माइनस लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम में, NH4OH, इनका कॉन्सेंट्रेशन C माइनस एक्स। अब X तो ऑलमोस्ट जीरो है, बिल्कुल जैसे डिसोसिएट ही नहीं किया, पूरा का पूरा ही रह गया क्योंकि ये वीक बेस है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है, C लिख देता हूँ, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब ये तो होता जब हमारा सिर्फ बेस रहता, लेकिन बेस के साथ सॉल्ट भी है, और सॉल्ट ने हमें क्या दिया, NH4 का कॉन्सेंट्रेशन C डैश और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C डैश, ये भी हमें सॉल्ट ने दिया है। तो जब इस सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सॉल्ट भी है, सॉल्ट ने हमारा इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो भले ही बेस के कारण NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो, लेकिन सॉल्ट के कारण NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C डैश हो चुका है, तो C डैश प्लस ऑलमोस्ट जीरो बनता है C डैश, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अलोंग विथ सॉल्ट। सॉल्ट के साथ अब हमारा KB क्या होगा, सॉल्ट के साथ अगर देखूंगा तो KB का ये ऑलमोस्ट जीरो जो है अब ये C डैश हो गया, क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये C तो C है और साथ में हमारा OH माइनस। इसे हम क्या लिख सकते हैं, C डैश क्या था हमारा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl था, मतलब सॉल्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई C क्या था हमारा एसिड का इनिशियल बेस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो डिवाइड बाई बेस, और ये OH जैसा पहले था वैसे ही। तो ये सारी बातें तो हम पहले से जानते हैं। अब बहुत अच्छी बात जान ली है यहाँ से, अब मैं लिख सकता हूँ KB इज इक्वल्स टू सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई बेस का कॉन्सेंट्रेशन और OH का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इनके बोथ साइड अगर मैं माइनस लॉग
10 PA करूँ माइनस लॉग 10 KB, और यहाँ पर होगा माइनस लॉग 10 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई बेस का कॉन्सेंट्रेशन। ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है? ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, C डैश इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का और C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बेस का। तो उसके साथ फिर प्लस माइनस लॉग 10 OH माइनस। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ रहा है। ये पार्ट क्या होता है? ये पार्ट होता है PKB। ठीक है, ये पार्ट क्या है? जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी बेस का कॉन्सेंट्रेशन, और प्लस ये पार्ट क्या है? यहाँ से यहाँ ये पार्ट ही तो है PH, सॉरी POH। हाँ, ये पार्ट है, यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इनको मैं थोड़ा रीअरेंज करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग 10 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई बेस का कॉन्सेंट्रेशन। ये एक हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन का POH हो गया, PH नहीं POH। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में कि हम pH डेरिवेशन कर रहे हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन का, लेकिन हमने तो POH निकाला अभी तक। तो कैसे होगा? डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें दो ही बात होगी। अगर बेसिक जानना है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, और अगर एसिडिक जानना है तो H का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। लेकिन इस सॉल्यूशन में अगर मुझे POH पता है तो मैं POH से ही pH निकाल लूँगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन का मुझे pH पता है तो मैं pH से POH निकाल लूँगा। कैसे निकाल लूँगा? क्योंकि हमें पता है, वी नो कि किसी भी सॉल्यूशन में pH और POH का एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? कि pH प्लस POH हमेशा इक्वल्स टू 14 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो जब मुझे POH पता चल गया है तो POH से अगर मैं 14 माइनस POH कर दूंगा तो मुझे pH मिल जाएगा। इतनी सी बात है बस। ठीक है, तो यहाँ पर ही अगर मैं इनका pH निकालना चाहूँ तो इनका pH होगा pH इज इक्वल्स टू 14 माइनस POH। ये POH का तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन यहाँ दिया ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा इनका pH। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हमें जानकर रखना है हरदम। ठीक है, और एक बात होती है इम्पॉर्टेंट कि साथ में PKB प्लस PKA प्लस PKB ये भी इक्वल्स टू 14 होता है। ये भी हमें जानकर रखना है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक कॉन्जुगेट एसिड और उनका बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो ये उनका कॉन्जुगेट एसिड का अगर PKA है और कॉन्जुगेट बेस का PKB है तो उनका समेशन ऑलवेज इक्वल्स टू 14 होता है। तो ये दोनों बातें हमें पता है। तो ये दोनों बातें अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये POH की जगह मैं लिख सकता हूँ ना 14 माइनस PH, इस POH की जगह लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू ये PKB की जगह भी लिख सकता हूँ क्या? 14 माइनस PKA लिख सकता हूँ, प्लस बाकी जो जैसे है वैसे ही लॉग 10 सॉल्ट बाई लॉग 10 बेस, मतलब बेस, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये 14 इधर से 14 इधर से कट जाएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है। अगर इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो PH इज इक्वल्स टू PKA माइनस लॉग 10 सॉल्ट बाई बेस लिख सकता हूँ। तो ये भी एक pH का एक्सप्रेशन हो गया फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखिए, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, बिल्कुल नहीं घबराना है। POH अगर मैं निकाल लिया, ये अगर ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है तो आप यही समझिए, POH मैंने निकाल लिया तो मैं जस्ट उनको 14 माइनस POH करूँगा तो मुझे pH मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है pH तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, जब मैं pH का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं PKA लिखा हूँ, ये PKB नहीं है, ये PKA है।
ये पी के ए का क्या मतलब हुआ समझ रहे हैं? इतने देर से मैं लिख रहा था ना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक, तो पी के भी था क्या? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। लेकिन पी के क्या है? ये है एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, क्योंकि हमने यहाँ तो एसिड लिया ही नहीं है, हमने तो यहाँ बेस लिया है। तो पी के ए कैसे निकल सकता है? पी के ए निकल सकता है, लेकिन ये क्या है? ये है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। देखिए यहीं पर हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था ये टर्म कहीं पर कि यहाँ देखिए कि हमारा ये जब पीएच का एक्सप्रेशन लिख रहे थे सॉल्ट के केस में, वहाँ पर लिख रहे थे कि पी के ए क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एक एसिड का मैंने क्या निकाला था? एक एसिड का मैंने पी के ए निकाला था। लेकिन क्या एक एसिड का मैं पी के भी नहीं निकाल सकता? मैं पी के भी नहीं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ पी के भी। तो यहाँ पर वही काम हुआ है कि मैंने एक बेस का पी के ए निकाला है। तो एक बेस का पी के को क्या कहेंगे? वो होगा बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। यहाँ पर मैंने एक बेस का ही पी के भी निकाला, तो ये इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर बस ये याद रखना है कि जब ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ तो ये पी के ए है और पी के ए क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। यहाँ पर जब लिख रहा हूँ तो ये पी के बी है और पी के बी क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, क्योंकि मैं बेस ही लेकर काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर हमारा पी के जो है ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ही है। अगर इस केस में मैं पी के बी निकाल दूँ वैसे ही सेम करके, यहाँ भी तो वो सारी चीज़ एप्लीकेबल है कि मैं यहाँ पर भी तो पी एच को लिख सकता हूँ कि पी एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच, ये भी लिख सकता हूँ। और पी के ए को भी लिख सकता हूँ 14 माइनस पी के बी, और ये सारे वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मैं पी ओ एच के टर्म में भी इसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, उस वक्त जब ये पी के बी लिखूंगा तो वो होगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इतना कॉम्प्लिकेट अगर लग रहा है तो ये नहीं सोचना है, लेकिन ये अच्छी बात है, आप समझ सकते हैं। अब इस केस में भी एक बात है कि अगर मैं ऐसा एक सॉल्ट ले लूँ जिनका ऐसा एक बेस ले लूँ जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है जो मुझे पीएच में चाहिए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेरा सॉल्ट एंड बेस सेम हो, मतलब सी डैश और सी सेम हो, लिखता हूँ रुकिए। इफ़ इनिशियल concentration of base and salt is same, that is C is equals to C dash, that is base का concentration is equals to salt का concentration। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो ये वाले में अगर देखूं तो ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सॉल्ट और बेस का ये कट जाएंगे, log 10 1 0 होता है। उस केस में हमारा देन हमारा पी ओ एच इज इक्वल्स टू पी के बी हो जाएगा। उस केस में जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट और एसिड का सेम हो, सॉल्ट और बेस का सेम हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये वाले पे अप्लाई करूँ तो ये वाला भी 0 हो जाता है, कट क्योंकि सेम है। तब उस वक्त पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए हो जाएगा, ये भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर पीएच का सॉल्यूशन बनाना है, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा बफर सॉल्यूशन बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना है जिनका पीएच होना चाहिए, मान लीजिए 9.25, पीएच होना चाहिए 9.25। ऐसा मुझे एक एसिडिक बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना है जिनका पीएच 9.25 हो। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक ऐसा बेस लूँगा जिनका that has pKa equals to 9.25। ठीक है ना, ये pKa मतलब एक ऐसा बेस लूँगा जिनका pK का वैल्यू 9.45 हो, तब उनका pH हमें 9.5 मिल जाएगा। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी सुन सकते हैं या समझ सकते हैं कि मैं अगर एक ऐसा सेम बात है, ठीक है, सेम बात है कि मैं एक ऐसा
एक बफर सॉल्यूशन लेता हूँ जहाँ पर जिनका POH हो 14 माइनस 9.45 कितना होगा 4.75। तो एक ऐसा बफर सॉल्यूशन लेना है जिनका POH हो 4.75। तब मैं क्या करूँगा, मुझे एक ऐसा बेस लेना होगा that has PKB इक्वल्स टू 4.75। तो ये वाला सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। एक ही बात है, ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, एक ही बात है। लेकिन क्या शर्त है, शर्त ये है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन बेस का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेस का और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का सेम होना चाहिए, तभी। ओनली इफ, यहाँ भी लिख देता हूँ ओनली इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट सेम होना चाहिए, तभी तो ये कटेंगे आपस में। ये ऐसे ऐसे कट कर फिर तो ये PH इक्वल्स टू PK होगा। तो ये बात हमने समझ लिया। ओके, अब हम यहाँ सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया की बात करेंगे। मतलब इतने देर तक हमने बात किया कि एसिड जब पानी में घुल रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं, बेस जब पानी में घुल रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं। अब बात करेंगे सॉल्ट की, कि जब सॉल्ट पानी में घुल रहा है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं, मतलब वो भी एक इक्विलिब्रियम में जाकर रुक जाएंगे। समझने के लिए देखते हैं, इसे कहेंगे हम सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि BaSO4 ये एक सॉलिड है और ये सॉल्ट है। इस सॉल्ट को मैंने वाटर में डिजॉल्व किया, अच्छी बात है। इसे वाटर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर मैंने लिया, इस वाटर में मैंने इस सॉल्ट को डिजॉल्व किया, डाला, पता चला ये सॉल्ट BaSO4 सॉल्ट वाटर में घुलकर Ba2+ एक्वस और SO4 2- एक्वस, इन्होंने ऐसा ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद और डाला मैंने, फिर घुल कर ऐसा हो गया, और डाला मैंने और घुल कर, लेकिन डालकर एक टाइम तो ऐसा आएगा, ये हम लोग सबको पता है 10 से ही, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। उस वक्त क्या होगा, मैं जितना भी सॉल्ट और डालूँ वो अब वाटर में नहीं घुल रहा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तब मैं ऐसा एक इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पे दूंगा, ठीक है। कब, जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, याद रखिए यहाँ सैचुरेटेड, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों, हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि अगर मैं इनमें डाल रहा हूँ और ये नीचे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो अब मैं जब डालूंगा तो ये नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। लेकिन क्या ये पूरा प्रोसेस क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गया है, आंसर है ना, ये पूरा प्रोसेस अभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि जिस रेट से ये सॉलिड वाले सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहे हैं, उसी रेट से सॉल्यूशन से भी सॉल्ट निकल कर क्रिस्टल बनकर सॉलिड में चले जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये यहाँ पर अभी डिजॉल्व होना और क्रिस्टलाइज होना, ये प्रोसेस यहाँ पर चल ही रहा है और ये चलता ही रहेगा, इसलिए ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश्ड है। क्या हो रहा है, कुछ सॉल्ट सॉलिड वाले जाकर बेस में ये आयंस बन जा रहे हैं, और कुछ आयंस जो एक्वस में है वो जाकर सॉलिड सॉल्ट बन जा रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश्ड हो गया है। कब, जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं था तब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं था। ओके, तो ये हमने एक इक्विलिब्रियम समझा, यही इक्विलिब्रियम को कहते हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। अब ये भी समझिए कि अलग अलग सॉल्ट का अलग अलग पावर है, ये पावर मतलब कह सकते हैं टेक्निकल टर्म सॉल्युबिलिटी है, कि एक सॉल्ट है जो इतने ही पानी में ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व होगा फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। कोई दूसरा सॉल्ट है जो थोड़ा ही डिजॉल्व हो, थोड़ा ही क्वांटिटी में इतने ही वाटर में डाला हूँ और वो फिर सैचुरेटेड हो गया। तो अलग अलग सॉल्ट के अलग अलग सॉल्युबिलिटी होते हैं, जिसे हम कहते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब ये टर्म एक नया है, सीखने वाली बात है, मोलर सॉल्युबिलिटी। इनका यूनिट क्या है, इनका यूनिट वही है एम। एम का मतलब क्या होता है, मोल्स
थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मोल पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ ये सॉल्ट डिजॉल्व होगा। तो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये क्या होता है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज अ कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब हर एक सॉल्ट का खुद का एक अपना अपना मोलर सॉल्युबिलिटी होता है, किसी सॉल्ट का ज़्यादा किसी सॉल्ट का कम। तो यहाँ पर भी इनका एक मोलर सॉल्युबिलिटी होगा, मतलब कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स ऑफ हमारा बेरियम सल्फेट डिजॉल्व हो सकता है। तो इनका वैल्यू है, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से ये करके पता चला है। मोलर सॉल्युबिलिटी को एक्चुअली हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। तो मोलर सॉल्युबिलिटी इनका क्या होगा, इनका एस है इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10⁻⁻10। क्या कहने का मतलब है, एम। क्या कहने का मतलब है कि 1 लीटर वाटर में 1.1 इंटू 10⁻⁻10 मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट डिजॉल्व हो सकता है। इसके बाद उस 1 लीटर वाटर में अगर मैं एक भी मॉलिक्यूल और ज़्यादा डाल दूँ बेरियम सल्फेट का, वो डिजॉल्व नहीं होगा, नीचे प्रेसिपिटेट होकर रह जाएंगे। समझ आया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इतना क्वांटिटी डिजॉल्व्ड है, अगर इतना क्वांटिटी डिजॉल्व्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कितना होगा, जितना डिजॉल्व्ड है उतना ही BaSF2+ मिलेगा मुझे इसमें, जितना डिजॉल्व है उतना ही SO4 2- मिलेगा इसमें, क्योंकि समझ आ रहा है ना। और जो डिजॉल्व नहीं है वो तो यहाँ मिलेंगे नहीं, वो तो सॉलिड के तौर पे यहाँ बैठे रहेंगे। तो जब ये डिजॉल्व हो जाएंगे, इनका अगर सॉल्युबिलिटी इतना है तो इनका भी कॉन्सेंट्रेशन 1.1 इंटू 10⁻10 होगा, और इनका भी कॉन्सेंट्रेशन 1.1 इंटू 10⁻10 होगा। इतनी बात समझ आई। इसके बाद मैं जितना भी और सॉल्ट डालूँ, 1.1 इंटू 10⁻10 मोल्स मैंने इसमें डाल दिया 1 लीटर वाटर में, ठीक है। इसके वो सारे डिजॉल्व होकर ऐसे ऐसे बन गए और हमारा सॉल्यूशन जस्ट सैचुरेटेड हो गया। इसके बाद अब मैं मैटर नहीं करता कितना भी BaSF4 मैं जिसमें डालूँ, वो तो आयंस बनेंगे नहीं, वो ऐसे सॉलिड सॉलिड बन के नीचे रहेंगे, ठीक है। अब हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। इतना इतने अब ये वाला कितना है मुझे ऐसी भी परवाह नहीं है, मेरे सॉल्यूशन में सिर्फ इतना आयन, इतना मोल्स ऑफ BaSO4 आयन है और इतना मोल्स ऑफ SO4- आयन है, यही मुझे पता है। बाकी मैं इनमें 1 चम्मच सॉलिड सॉल्ट डालूँ और या 5 चम्मच सॉल्ट डाल दूँ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सॉल्यूशन में क्या है, मेरे सॉल्यूशन में बस इतना है और इतना है। क्यों, कब तक, जब तक हमारा लिक्विड 1 लीटर है, क्योंकि ये मोल्स, ये इनका यूनिट क्या है, एम, मतलब इतना मोल्स 1 लीटर में होना चाहिए। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उनमें मैंने सॉल्ट डाला 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 डाला, बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1.1 इंटू 10⁻10 मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व हो गए, और डिजॉल्व होकर 1.1 इंटू 10⁻10 मोल्स ऑफ BaSO4+ बनाए एंड 1.1 इंटू 10⁻10 मोल ऑफ SO4- बनाए, ठीक। इसके अलावा बाकी जितने भी सॉल्ट है वो सॉलिड के जैसे यहाँ पर नीचे रह गए। अब इसका अगर मुझे इक्विलिब्रियम लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे हम हर बार लिखते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड का लिखते हैं तो क्या नाम देते हैं, Ka। अगर बेस का लिखते हैं तो क्या नाम देते हैं, Kb। अगर वाटर का लिखते हैं तो क्या नाम देते हैं, Kw। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक सॉल्ट के लिए लिख रहा हूँ तो इनका सॉल्युबिलिटी के लिए, तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Ksp। अब Sp क्या है, Sp स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। कंसेप्ट एक ही है, Ksp लिखूं तो भी कंसेप्ट एक ही है, मुझे क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये Ba2+ और साथ में क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2- डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसका मैं लिखता कब, अगर ये सॉलिड या लिक्विड नहीं होता तो, ये अगर गैस या एक्वस होता तो। क्योंकि ये सॉलिड है तो हम जानते हैं सॉलिड और लिक्विड को हम इग्नोर करते हैं हमेशा, सिर्फ गैस और एक्वस को लिखते हैं।
तो ये सॉलिड है, इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaSO4 इज इग्नोर्ड, इग्नोर कर दिया, इनको नहीं लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा एक्चुअल, KSP इज इक्वल्स टू Ba2+ और साथ में SO4 2-, यही है हमारा। ओके, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट सॉल्ट S है तो ये कितने आयंस होंगे, ये भी S ही मिलेगा, ये S मिला है तो ये भी S ही होंगे, ये भी S होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू S इंटू S, इनका कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू S²। ठीक है, तो यहाँ पर KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू S² इस पर्टिकुलर केस में। समझ आ रहा है। अगर मैं कोई दूसरा सॉल्ट लूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं एक कोई दूसरा सॉल्ट लेता हूँ, बेरियम सल्फेट नहीं है, वो उस सॉल्ट का नाम है A2X3। समझिए, ये एक ऐसा सॉल्ट है, सॉलिड है, इसे मैं अब डिजोल्व करूँगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसे मैं डिजोल्व करूँगा, ये सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। क्या आयंस मुझे मिलेंगे यहाँ पर, अब देख के समझिए, क्या आयंस मुझे मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ A3+ मिलेगा, है ना, और क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ X2- मिलेगा, यही मिलेंगे मुझे, क्योंकि ये जब डिसोसिएट होंगे, यहाँ पर बेरियम सल्फेट डिसोसिएट हुआ तो Ba2+ एंड SO4 2- दिया। यहाँ पर ये जब डिसोसिएट होंगे तो ये मुझे A3+ देगा और X2- देगा। A3+ कितना, 2, ये 2 है ना, तो ये 2 आयंस इनके, 3 आयंस इनके, चार्ज हमेशा कैंसिल होंगे। जैसे यहाँ देखिए 2+ और 2- 0 हो जा रहा है, वैसे यहाँ पर 3+ इंटू 2 मतलब 6+ है, और यहाँ पर 2- इंटू 3 मतलब 6-, वो चार्ज भी कैंसिल हो जा रहे हैं, तो ये हमें मिलेंगे। अगर इनका सॉल्युबिलिटी मैं एज्यूम करता हूँ, सॉल्युबिलिटी, हाँ, 2 अलग अलग टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है। S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी एंड KSP स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 2 ही तो यहाँ पर कंसेप्ट है और कुछ नहीं। एक S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट गिवन बाई S, और इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर इनका सॉल्युबिलिटी S है, इसका मतलब क्या है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मुझे कितना कॉन्सेंट्रेशन इनका मिलेगा, इनका मुझे मिलेगा 2S कॉन्सेंट्रेशन, और इनका कितना मिलेगा 3S। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सर S था, S था, S था, यहाँ पर S की जगह फिर 2S 3S क्यों, यही तो सोचने वाली बात है, इसलिए तो मैंने ये सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की बात सोचिए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ बेरियम सल्फेट जब डिजॉल्व हो रहा है तो वो क्या दे रहा है, एक आयन दे रहा है हमारा बेरियम का 2+ का, और एक आयन दे रहा है सल्फेट का, एक आयन, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 1.1 इंटू 10⁻10 अगर मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट डिजॉल्व होंगे तो इतने मोल्स ये, इतने मोल्स ये देंगे। लेकिन इनका देखिए, ये अगर एक मोल यहाँ, एक आयन अगर ये डिजॉल्व होंगे, सॉरी एक मॉलिक्यूल सॉल्ट का डिजॉल्व होते हैं, तो यहाँ जाकर वो एक मॉलिक्यूल 3 आयन देते हैं A+ का, A3+ का, सॉरी 2 आयन देते हैं A3+ का, और 3 आयन देते हैं X2- का। समझ रहे ना, एक मॉलिक्यूल डिजॉल्व होकर यहाँ 2 आयन दे रहे हैं, यहाँ 3 आयन दे रहे हैं, तो अगर S मोल्स डिजॉल्व होंगे तो ये 2S देंगे और 3S मोल्स देंगे। इतनी सी तो बात है, बिल्कुल स्ट्रेट कंसेप्ट, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। हो गया, इतनी सी बात हमें समझ आई। अब अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का KSP लिखूं तो क्या होता है, KSP में सिर्फ मैं, ये एक्वस है, बोलने की बात नहीं है, ये एक्वस है और ये एक्वस है और ये सॉलिड है। तो क्या लिखना है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, हर बार तो यही करते हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो यह प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये है, मतलब A3+, यही हमारा प्रोडक्ट है, और रेस टू दी पावर ऑफ स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो ये हमें पता है, ये होता है, ये आ कहाँ से रहा है, ये तो पूरा कंसेप्ट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, रेस टू दी पावर ऑफ स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोरियोमेट्रिक ऐसा कुछ है कोएफिशिएंट,
स्टेरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसा रेज टू दी पावर, ये कहाँ से आ रहा है, इन्हीं को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक लॉ है, हमने पढ़ा भी है। तो ये रेज टू दी पावर स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये मतलब x2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर ऑफ स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो ये सॉलिड है इसलिए इनको इग्नोर करेंगे। तो हमें क्या मिला, हमें मिला KSP इज इक्वल्स टू, फाइनली लिख सकते हैं अच्छे से, A3 प्लस रेज टू दी पावर 2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 माइनस रेज टू दी पावर 3। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कितना है, A3 2s है, तो यहाँ लिखना होगा 2s रेज टू दी पावर 2। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये x2 कितना है, 3s है, तो 3s रेज टू दी पावर 3। इनका पूरा हो गया। KSP इज इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 मतलब 4s स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27s क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8 कैरी टू 10, इतना s टू दी पावर 5। ये हो गया हमारा KSP इस केस में। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे जहाँ पर हमें हो सकता है KSP का वैल्यू गिवन हो, S की वैल्यू निकालने को कहे, या फिर S की वैल्यू गिवन हो KSP की वैल्यू निकालने को कहे। इतना ही कंसेप्ट है यहाँ पर और कुछ नहीं। जैसे ये जो मैं एग्जांपल लिया हूँ, ये इस एग्जांपल में उन्होंने ऑलरेडी हमें KSP का वैल्यू दिया है, कह दिया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -23 है, ये गिवन है KSP का वैल्यू। और मुझसे कहा गया था कि इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकालना है, इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी निकालना है। S स्टैंड्स फॉर क्या, S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी। मैं फिर से लिख देता हूँ, S क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, एंड KSP क्या होता है, KSP स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कहीं कहीं आप इसे आयनाइजेशन कांस्टेंट भी देखेंगे, वो लिख देंगे इन्हीं को, सॉरी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन लिख दिया मैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और कहीं कहीं से आप आयनाइजेशन कांस्टेंट भी देखेंगे। सारी बात एक है, सब K को डिनोट कर रहा है, चाहे उसे आप KA लिखिए, KB लिखिए, KW लिखिए, KSP लिखिए या KC लिखिए, सब आयनाइजेशन कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझना है। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में अगर ये दिया है तो ये S हम निकाल सकते हैं, और हमने निकाला भी है। S निकाल कर सॉल्यूशन आएगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो अब देखिए बस दो ही चीज़ यहाँ पर फैक्टर है, एक KSP और एक S, लेकिन रिलेशन मुझे इस तरीके से यहाँ से निकालना है, ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, फिर यहाँ तक आना है। यहाँ पर KSP इक्वल्स टू 108 S टू दी पावर 5 था। इस केस में हमारा KSP कितना था, ये वाले सॉल्ट में हमने देखा KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर है सिर्फ। तो अब फिर यहाँ अगर यहाँ भी हो सकता है KSP का वैल्यू दिया हो, मुझे S निकालना हो, या S का वैल्यू दिया हो, मुझे KSP निकालना हो, ऐसा ही न्यूमेरिकल चलेगा। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी मैटर में, एक अच्छा सा, जिससे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वैल्यू ऑफ KSP ऑफ 2 स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट मतलब होता है कि जो सॉल्ट बहुत कम डिजॉल्व होते हैं पानी में। सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्ट के अलग अलग है, तो जो सॉल्ट पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं या सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं हाईली सॉल्यूबल। जो थोड़ा डिजॉल्व होते हैं उसे जस्ट सॉल्युबिलिटी उनका स्लाइटली सॉल्यूबल है, और जो बिल्कुल नहीं डिजॉल्व होते या बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, बहुत कम, उसे स्पेरिंगली सॉल्यूबल कहते हैं। इसके बारे में एक चार्ट है जो कहते हैं कि हम कहेंगे कि हमारा सॉल्ट सॉल्यूबल है कब, जब हमारा सॉल्युबिलिटी है S का वैल्यू वो मोर देन 0.1 m हो। हम कहेंगे कि हमारा सॉल्ट स्लाइटली सॉल्यूबल है कब होगा वो, जब हमारा S का वैल्यू 0.1 से तो कम हो लेकिन 0.01 से ज़्यादा हो। और स्पेरिंगली सॉल्यूबल कहते हैं, मतलब बिल्कुल सॉल्यूबल नहीं है या बहुत कम सॉल्यूबल है। स्पेरिंगली सॉल्यूबल जब हमारा S का वैल्यू 0.01 से भी छोटा हो, m, ये भी m है, m है। m स्टैंड्स फॉर क्या, m मतलब होता है, याद रखिए, m मतलब होता है
मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन हो गए अलग अलग सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी का। तो हमें एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिया गया है, ठीक है, और वो दो दिया गया है, और वो कह रहे हैं कि एक सॉल्ट का उन्होंने दे दिया क्या वैल्यू, KSP का वैल्यू इतना है, दूसरे सॉल्ट का दे दिया इतना है, और हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल है, मतलब कौन से सॉल्ट का S का वैल्यू बड़ा है। जिसका S का वैल्यू बड़ा है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, बिकॉज H स्टैंड्स फॉर व्हाट, H स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी, हमने पहले भी देखा है, S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, कि इन मोल्स पर लीटर, कि 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ ये इनके सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो जाएंगे, वही होता है। तो अब मुझे देखिए क्या क्या दिया है, एक दिया है NiOH, तो ये सॉलिड है NiOH2। ये जब डिजॉल्व होंगे, इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक Na2+ आयन एक्वस में, और साथ में मिलेगा 2OH- आयन एक्वस में, तभी तो ये बैलेंस्ड है। इनका सॉल्युबिलिटी मैं एज्यूम कर लेता हूँ S है, तो S मॉलिक्यूल्स ही इनके सॉल्युबल हुए, तो S मोल्स अगर सॉल्युबल हो रहे हैं तो ये मुझे S देंगे और ये 2S देंगे। देख सकते हैं ना, एक मॉलिक्यूल जब डिजॉल्व होता है तो एक आयन देता है इनका और 2 आयन देता है इनका, तो जब S मोल्स डिजॉल्व होंगे तो S मोल्स देंगे इनका और 2S मोल्स देंगे इनका। ये तो क्लियर कट समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इनका KSP लिखूँगा तो KSP क्या होगा इनका, इज इक्वल्स टू इनका कॉन्सेंट्रेशन Na2+ का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू दी पावर स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इनका स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, कुछ नहीं है 1 है, और इनका फिर कॉन्सेंट्रेशन OH- का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू दी पावर ऑफ स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये 2 डिवाइडेड बाई ये सॉलिड है, ये सॉलिड है तो इनका कुछ नहीं लिखते, इग्नोर कर देते हैं। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है Na2+ का, S है रेस टू दी पावर 1, और इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2S है रेस टू दी पावर 2। इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 4S³ आता है, 4S³। हमें KSP का वैल्यू दिया है इन्होंने पहले से, ये दिया है, ये 2 पॉइंट, इनका वैल्यू अगर मैं पुट करूँ यहाँ तो ये हो रहा है 2 × 10⁻15 इज इक्वल्स टू 4S³ आ रहा है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं S इज इक्वल्स टू 0.58 कैलकुलेट करके 10⁻⁴। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2, ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अब इनका सॉल्युबिलिटी भी निकालना है AgCN का। इनके लिए क्या है, AgCN सॉल्ट है, सॉलिड में है, फिर से ये डिसोसिएट करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर, वहाँ हमें मिलेगा क्या, Ag आयन, और क्या मिलेगा एक्वस में, और साथ में मिलेगा Cn- आयन एक्वस में। अगर S इनका सॉल्युबिलिटी S है तो इनका कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आयंस मिलेंगे मुझे इनका, ये भी S मिलेंगे और ये भी S नंबर मिलेंगे, क्योंकि इनका देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है। एक मॉलिक्यूल डिजॉल्व होके एक आयन देंगे इनका और एक आयन देंगे इनका, तो अगर S डिजॉल्व होता है तो S देंगे इनका, S देंगे इनका, वेरी गुड। अब KSP अगर निकालो इनका तो KSP इज इक्वल्स टू दिस कॉन्सेंट्रेशन इंटू दिस कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर ऑफ स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इनका स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इनका Cn- स्टोरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनका भी देखिए सामने 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। अभी S इनका कॉन्सेंट्रेशन S⁻1 और इनका S⁻1, दैट मीन्स S², ठीक है। इनका KSP का वैल्यू दिया है यहाँ पर, ये 6 × 10⁻⁻17 इज इक्वल्स टू S²। अगर ऐसा है तो यहाँ से अगर S निकालूँ तो S हमें मिलता है 7.8 × 10⁻⁻9, ये हमारा S है। तो ये क्या है, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN। अब आप खुद कंपेयर कीजिए इनको और इनको, कौन सा बड़ा है, 10⁻⁻9 बड़ा है कि 10⁻⁴, ऑब्वियसली 10⁻⁴ बड़ा है। देयरफॉर क्या पूछा है, विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, देयरफॉर NiOH2 is more soluble
देन AgCN। हमने ये समझा? ओके। अब हम यहाँ देख लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो कोई भी सॉल्ट जब सॉल्युबल बन जा रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जा रहा है, उसमें कॉमन आयन का क्या इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल से ही समझते हैं, अच्छा समझ आएगा। BaSO4 एक सॉलिड था, इनका जब मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया हूँ तो ये Ba2+ एक्वस और साथ में SO4 2- एक्वस बनाया इन्होंने, और ये इक्विलिब्रियम में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या कह रहे हैं, ये एक ऐसा है कंटेनर, जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब कि सॉलिड्स भी यहाँ पर है ऐसे ये, और साथ में हमारा Ba2+ भी है यहाँ पर, और SO4 2- भी यहाँ पर, यही है इक्विलिब्रियम में। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कर रहा है कि अगर मैं अलग से यहाँ पर डालूँ, मान लीजिए कोई ऐसा आयन जो इनमें पहले से प्रेजेंट है, मान लेता हूँ Ba2+ और SO4- कुछ भी एक डाला 2-, मान लेता हूँ Ba2+ ही डाला हूँ मैं इसमें, तो एज पर क्या होगा, एज पर ला चैटरलियस प्रिंसिपल, क्या होगा, एज पर ला चैटरलियस प्रिंसिपल हमारा रिएक्शन उस दिशा में जाएगा जिस डायरेक्शन में उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होना हो। जैसे कि अगर मैं इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड जाएगा ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ठीक है ना, अगर मैंने इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो। वैसे ही अगर मैंने इनका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगा, या इनका कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगा, ये हमने पता है। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट देख सकते हैं, एज पर ला चैटरलियस प्रिंसिपल, इफ Ba2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज देन रिएक्शन किधर जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड, और बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड आएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है मतलब हमारा सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज हो रहा है। फॉरवर्ड जाने का क्या मतलब है कि ये और ज़्यादा सॉल्ट यहाँ से निकल कर डिजोल्व होकर मिक्सचर में मिलते जाएंगे लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में, तो देन हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हमने Ba2+ को डिक्रीज कर दिया इनका कॉन्सेंट्रेशन, इफ़, देन क्या होगा, अगर इनका सॉरी डिक्रीज तो पहले कर ही चुके थे, अब हमने इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया कॉमन आयन का, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब ये ज़्यादा है। अब ये एज पर ला चैटरलियस प्रिंसिपल इस डायरेक्शन में जाएंगे कि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, तो ये भी SO4 2- के साथ कॉम्बाइन करके फिर क्रिस्टलाइन होंगे। इसका मतलब कि मैंने अगर इस सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अलग से Ba2+ को डाल दिया तो हमें पता चलेगा कि नीचे क्रिस्टल बनकर कुछ BaSO4 सॉल्ट डिपोजिट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट करेंगे। समझ आ रहा है, तो रिएक्शन उस वक्त क्या होगा, बैकवर्ड होगा, मतलब सॉल्यूशन में से निकल कर वो नीचे आकर क्रिस्टलाइन होने लगेंगे। ये इनका ये जितने भी है ये क्वांटिटी में बढ़ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से कुछ Ba2+ को निकाल लूँ तो ये और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे, ये छोटे छोटे हो जाएंगे डिजॉल्व होकर। समझ आ रहा है ना, देन रिएक्शन बैकवर्ड होगा एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सेम चीज़ होंगे इनके लिए भी, इफ़ ये या SO4 2-, अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा तो यही होगा, और SO4 2-, इस केस में मैं इंक्रीज कर दूंगा तो ये होगा। तो ये हुआ हमारा इंक्रीज इन कॉमन आयन, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट, ये हमने यहाँ से सीखा।
किसी दूसरे सॉल्ट लूँगा उनमें भी यही होगा कि अगर मैं कॉमन आयन को बढ़ा दूँ तो हमारा सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। अगर मैं कॉमन आयन को कम कर दूँ तो हमारा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। इतनी बात एज पर लार्ज-चैटर्स प्रिंसिपल हमें समझ आता है। और एक बात है कि अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहा हूँ, यहाँ पर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब कि यहाँ पर Ba2+ भी है और हमें SO4 2- भी है और कुछ सॉलिड्स भी है जो सॉल्ट है ना, तभी तो ये इक्विलिब्रियम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आयंस भी है, ये आयंस भी है और ये आयंस भी है। इस केस में अगर मैं इस सॉल्यूशन का, इस वाटर, ये जो लिक्विड है सॉल्यूशन आप कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का अगर मैं पीएच को डिक्रीज कर दूँ, लिखता हूँ यहाँ पर, इफ़ pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड। pH डिक्रीज करने का क्या मतलब है? pH डिक्रीज करने का मतलब है कि ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, मतलब हमने इनमें इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि H+ डाल दिया, तो pH डिक्रीज हो गया, इसके मतलब H+ हमने डाल दिया। अब ये H+ जब जाएंगे तो ये H+ जाकर ये SO4 2- के साथ कॉम्बाइन होंगे और कॉम्बाइन होकर H2SO4 बना देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन में से SO4 2- कम हो जा रहा है ना, इनका क्वांटिटी कम हो जा रहा है। तो मैं लिखता हूँ इफ़ pH ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड, दैट इज H+ इज इंक्रीज्ड, then it combines with anion, that is यहाँ पर anion कौन सा है, SO4 2- and decreases its concentration। किनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, इट्स मतलब SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, हम लोग ने यही देखा, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, डिक्रीजेस SO4 4- का कॉन्सेंट्रेशन। देयरफॉर क्या होता है, हमारा रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि अगर pH ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिक्रीज्ड देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक इनका रिवर्स भी लिख सकते हैं ऑल्सो, इफ pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, pH को इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब कि हमने H+ को निकाल लिया इनमें से, सब कुछ वैसा ही चलेगा, इज इंक्रीज्ड, देन रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड एंड solubility decreases। तो जब pH of the saturated solution increased then solubility decreases। ये सारी बातें हमने समझ ली। ओके, थैंक यू।